साल 1973 एक महज 9 साल का लड़का जिसे पढ़ाई करने के लिए स्कूल के गंदे टॉयलेट साफ करने पड़ते थे। ऐसे शरारती बच्चों के साथ रहना पड़ता जो उसे तीसरी मंजिल की खिड़की से लटका देते और बुली किया करते थे। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही लड़का आगे चलकर 400 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर देगा। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के मालिक जेनसन हुआंग की। जेनसन हुआंग का जन्म 17 फरवरी 1963 को ताइवान के एक शहर तैनान में हुआ था। उनके फादर एक ऑयल रिफाइनरी में इंजीनियर थे और उनकी मदर एक नॉर्मल स्कूल टीचर थी। जेनसन हुआंग सिर्फ 5 इयर्स के थे जब उन्हें और उनकी फैमिली को ताइवान छोड़कर थाईलैंड बैंकॉक में शिफ्ट होना पड़ा। जेनसन हुआंग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, पर थाईलैंड में हो रहे प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उन्हें और उनके भाई को यूएस भेज दिया गया। उस वक्त जेनसन सिर्फ 9 साल के थे। उनके पेरेंट्स ने सोचा था कि यूएस में जेनसन और उनके भाई सेफली रहेंगे और उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन यहीं से जेनसन की लाइफ का सबसे टफ फेज शुरू हो गया, क्योंकि उनके अंकल ने उन्हें और उनके भाई को एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया जहां उन्हें स्कूल में सबसे छोटे होने के बाद भी बड़े लड़कों का टॉयलेट साफ करना पड़ता था और बाद में वही लड़के उन्हें खूब परेशान और बुली करते थे। जेनसन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पाते थे, इसीलिए उन्हें इतना ज्यादा परेशान किया जाता कि वो रोने लगते। अपने माँ बाप से दूर, उम्र महज 9 साल, हम में से कोई होता तो शायद टूट जाता। पर जेनसन हुआंग कहते हैं, मैं वहाँ अपना काम पूरी जान लगाकर करता था और मैं उस स्कूल का सबसे बेहतर टॉयलेट क्लीनर था। यहीं से उनके अंदर एक डेंजरस मेंटेलिटी आई कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर बर्तन भी धोने हैं तो ऐसे धो कि उससे साफ बर्तन किसी ने ना देखे हो। ये सब चीजें 2 सालों तक चलती रही, पर फिर उन्हें थोड़ी राहत मिली क्योंकि उनके पेरेंट्स भी अमेरिका शिफ्ट हो गए और उन्हें ओरेगन शहर के बेहतर स्कूल में एडमिशन दिलाई। पर उनका स्ट्रगल कुछ अभी भी बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ था। लगभग 15 साल की उम्र में अपने स्कूल फी और खर्च निकालने के लिए एक डेनीज नाम के रेस्टोरेंट में उन्होंने बर्तन धोने और टेबल साफ सुथरे रखने का पार्ट टाइम जॉब किया। जेनसन हुआंग उस वक्त काफी शाय और इंट्रोवर्ट बच्चे थे, इससे उनका डर और शाइनेस काफी हद तक दूर हुआ। 1981 में जेनसन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट और ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने चले गए। चीजें अब अच्छी होने लगी थी और उनकी मुलाकात लॉरी मिल्स से भी हुई जो आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। जेनसन हुआंग पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के तुरंत बाद एएमडी में जॉब मिल गई। लेकिन वहां पर सिर्फ 1 साल बिताने के बाद जेनसन एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी में चले गए। वहां पर उन्होंने लगभग 8 साल काम किए और उसी के दौरान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की। एक दिन अचानक जेनसन ने अपने बर्थडे के दिन वो जॉब छोड़ दी और उसी डेनीज रेस्टोरेंट में उन्होंने अपने 2 दोस्तों क्रिस मलाचौस्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर जीपीयूज की नई कंपनी बनाने का ठान लिया। तीनों दोस्तों ने अपने सारे पैसे, अपने सेविंग्स इकट्ठा करके अपने पहले जीपीयू NV1 में लगा दिए। जेनसन ने तो इसके लिए कर्ज तक ले लिए थे, पर अनफॉर्चुनेटली इनका पहला प्रोडक्ट NV1 मार्केट में उतरते ही बहुत बुरी तरह फेल हो गया। कंपनी ने 2.5 लाख NV1 जीपीयूज बना दिए थे, पर बिके सिर्फ 1000। पूरी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। सब कुछ डूबने वाला था। कंपनी 30 दिनों के अंदर अंदर बंद होने वाली थी। पर तभी सेगा नाम के गेम्स डेवलपमेंट कंपनी ने अपने गेम्स के लिए जीपीयूज बनाने का ऑर्डर जेनसन की कंपनी को दे दिया। साथ ही सेगा ने जेनसन की कंपनी एनवीडिया को $5 मिलियन में से कुछ मिलियन डॉलर्स एडवांस देकर डूबने से बचा लिया। एनवीडिया को एक बहुत बड़ा रिवाइव मिल गया। सभी लोग दोबारा अपनी दिलो जान से उन जीपीयूज को बनाने में लग गए। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। लगातार 2 साल सेगा के उस गेमिंग जीपीयू पर काम करने के बाद एनवीडिया को समझ आया कि वो एक गलत रास्ते पर निकल चुके हैं। उनके द्वारा बनाए जा रहे जीपीयूज का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि एनवीडिया सेगा कंपनी के कहने पर एक NV2 चिप बना रही थी जो 4 कोनों वाले चिप आर्किटेक्चर पर डिजाइन किया जा रहा था और आने वाला मार्केट 3 कोनों वाले आर्किटेक्चर चिप्स का था। यानी कि अगर एनवीडिया NV2 बना देती तो सेगा के गेमिंग कंसोल्स के अलावा उसका किसी कंप्यूटर में नाम तक नहीं होता, जो सेगा के लिए भी अच्छा नहीं
था। जेनसन हुआंग ने बड़े ही ईमानदारी और हिम्मत से सेगा के एसईओ को सारी बातें समझा दी और कहा कि हम आपके जीपीयूज नहीं बना पाएंगे। जेनसन ने यह भी कहा कि अगर सेगा ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बचे हुए $1 मिलियन नहीं दिए तो एनवीडिया दिवालिया हो जाएगी। सेगा के एसईओ को इस बात का बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मार्केट को पहले ही समझ लिया। जेनसन की ईमानदारी और एक सीक्रेट रीजन की वजह से बचे हुए पैसे एनवीडिया को मिल गए। एक बार फिर एनवीडिया डूबते डूबते बची, पर फिर एनवीडिया के मालिक जेनसन की लीडरशिप में कंपनी ने रीवा 128 ग्राफिक्स प्रोसेसर लॉन्च किया और ये एक सुपर हिट सक्सेस रहा। लेकिन 1999 में एनवीडिया ने सबसे बढ़कर दुनिया का पहला जीपीयू GeForce 256 लॉन्च किया और साबित कर दिया कि सेगा ने उन पर भरोसा कर कोई गलती नहीं की। एनवीडिया की ग्रोथ रातों रात आसमान छूने लगी। तभी जेनसन ने 2006 में एक बड़ा गैम्बल खेला और CUDA आर्किटेक्चर लॉन्च कर दिया। पहले के समय सीपीयूज और जीपीयूज दोनों अलग अलग चीजें थी। जहां गेम्स खेलने के लिए लोगों को जीपीयूज लेने पड़ते, वहीं दूसरी कॉम्प्लेक्स कामों के लिए सीपीयूज। पर यहीं पर CUDA ने इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की ताकत दी, जो आगे चलकर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। 2010 के बाद जब एआई का बूम आया तो बड़े बड़े कंपनीज ने एआई और जीपीयूज को मिलाकर कंप्यूटर्स को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। और इसके बाद चैट जीपीटी और बाकी एआई के आने से एनवीडिया के एआई चिप्स जैसे H100 की डिमांड ऐसे बढ़ी कि कंपनी की वैल्यूएशन 2 से 3 महीने में पहले 2 फिर $3 ट्रिलियन हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक कंपनी की वैल्यूएशन $5.4 ट्रिलियन से लेकर $5.7 ट्रिलियन के बीच हो गई है। और आज के दौर में जेनसन हुआंग $170 बिलियन यानी लगभग 15 लाख करोड़ के साथ दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आते हैं। जेनसन हुआंग ने सभी मुश्किलों का सामना किया, क्विट नहीं किया और अपने सपनों के लिए लड़ते रहे। ये वही जेनसन हुआंग है जिसे कभी बहुत परेशान किया गया, रुलाया गया, बर्तन और टॉयलेट साफ करने पड़े, जिसकी शुरुआत एक मिडिल क्लास में हुई और आज उसी लड़के ने प्रूफ कर दिखाया।